देखिए ये क्वेश्चन है अब हमारे सामने। अब इसमें करना क्या है, क्या दिया है पहली बात देख लें। ये एक सर्किट आपको दिया हुआ है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो है एक सर्किट है। और इसमें क्या क्या है, कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, C5 सबकी सेम वैल्यू है और उनकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस पूरे सर्किट का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब देखिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल है। अब देखिए ये जो C1 और C3 है, यदि यहाँ से ये ब्रांचिंग नहीं होता तो ये सीरीज में होता है। तो इसलिए अब C1, C3 सीरीज में नहीं है और C5 भी सीरीज में नहीं, क्योंकि C2, C3 और C5 के बीच में एक और पॉइंट है ये D, ये यहाँ से इसकी ब्रांचिंग हो गई है, तो ये जो है सीरीज में नहीं है तीनों। तो सबसे पहली बात ये ध्यान देना, कई स्टूडेंट गलती करते हैं C1, C3 और C5 को सीरीज मान के कर लेंगे, तो ये गलत है। ठीक है, अब क्या ये C1 और C3 पैरेलल है, तो ये भी नहीं कह सकते कि ये पैरेलल है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो जब ऐसे सर्किट होंगे तो हम क्या करते हैं, ऐसे सर्किट के केस में थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो देखिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम थोड़ा सा सर्किट को अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे। यही सर्किट है, यही सारी चीज़ें रहेंगी, यही कैपेसिटर रहेगा, लेकिन ड्रॉ करने का जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब वो कैसे रहेगा, तो देखिए, तो मैं इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट ए, ये वाला हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, फिर यहाँ से पहुँचे ये पॉइंट बी। ठीक है, तो ए से बी तक हमने ड्रॉ कर दिया फिर से, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्किट में मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो है वायर से बना है ये सर्किट। वायर को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बस उसको कट नहीं करना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो डी वाला पॉइंट है ना, मैं इसको ऊपर खींच के ऐसे ले जाऊंगा और सी वाला पॉइंट है इसको नीचे खींच के ले जाऊंगा, तो एक आपको एक रोम्बस टाइप का शेप दिखेगा। ठीक है, डी वाला पॉइंट ऊपर जाएगा और सी वाला पॉइंट नीचे जाएगा। तो ये बी है, यहां मैं लिख देता हूं दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका डी है और नीचे एक पॉइंट बना देते हैं, नीचे ये वाला पॉइंट है सी। ठीक है, अब देखिए बी और डी के बीच कौन सा वायर है, देखिए बी से डी एक वायर गया है और बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है C4। तो हम क्या करते हैं, बी और डी को जोड़ते हैं और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा, दिस कैपेसिटर इज C4। ठीक है, तो हमने बी से डी को जोड़ दिया, इनके बीच के कैपेसिटर आ गया C4। अब देखिए बी और सी को जोड़ेंगे, तो देखिए बी और सी के बीच ये वाला वायर है, तो ये बी और सी वाला वायर है ना, इसको हम ऐसे बना रहे हैं। तो बी और सी को आप जोड़ेंगे और बी और सी के बीच कैपेसिटर है C1, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे, ये कैपेसिटर बन गया आपका C1। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे पॉइंट E यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये जो है दिस इज पॉइंट E। ठीक है, अब D और E को हम जोड़ेंगे। देखिए मैं थोड़ा वैसा बना रहा हूँ, आपको रोम्बस टाइप का दिखेगा, काइट शेप का, ये पॉइंट E है। अब D और E जुड़ा है क्या, तो देखिए D से E जुड़ा हुआ है और D और कहाँ गया A, हाँ D और E के बीच में एक कैपेसिटर है C5। तो D से E को जोड़ा और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, दिस इज C5, ये एक कैपेसिटर हो गया। अब E और C जुड़ा है क्या, देखिए तो ये C पॉइंट है और ये E पॉइंट है, तो ये दोनों ये वाले वायर से डायरेक्टली जुड़े हैं और इनके बीच में जो कैपेसिटर C2 है, तो हम C और E को जोड़ देंगे और इनके बीच एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो ये कौन सा कैपेसिटर है, ये वाला, दिस कैपेसिटर इज C2। ठीक है, अब D और C के बीच क्या है, देखिए तो ये C और D, तो ये D और C के बीच में ये वायर है और उनमें एक कैपेसिटर है C3। तो ये D और C को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर इज C3। अब E जो पॉइंट है, E पॉइंट से ये यहाँ गया F, तो इसको यहाँ ऐसे बना दिया F।
ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, ये सर्किट हमको दिया था, इसमें आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम थोड़ा मॉडिफाई करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए इस सर्किट को। अब ये जो सर्किट है दिस इज स्पेशल सर्किट, ये नॉर्मल सर्किट नहीं है, ये जो है एक ब्रिज बना रहा है और इसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इस तरीके का जब सर्किट बनेगा आपको ये 4 कैपेसिटेंस है और इनके बीच में, मतलब ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है या स्क्वायर दिख रहा है समझ लीजिए, या रोम्बस समझ लीजिए, तो ये इस तरीके का सर्किट बना और इनके बीच में ये जो इनका डायगोनल बनेगा रोम्बस का, उसमें एक कैपेसिटर लगा है, तो ये बन जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। और अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस का मतलब क्या हुआ, यदि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इनके कैपेसिटेंस का यदि रेशियो इक्वल है तब बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो चेक करें तो C4 अपॉन C1 इक्वल टू C5 अपॉन C2, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वल हुआ, तो हम बोलेंगे देन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस। ठीक है, तो क्या ये ब्रिज बैलेंस है, तो ऑब्वियसली ये बैलेंस है क्योंकि सबकी जो वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड है, तो C4 अपॉन C1 हो गया 1, C5 अपॉन C2 भी हो गया 1, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये रेशियो, अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है। और जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो जो इसके डायगोनल वाले पॉइंट है, यानी पॉइंट D और पॉइंट C, इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, यानी दे आर एट इक्वल पोटेंशियल। तो यदि D और C इक्वल पोटेंशियल पे होंगे तो D से C या C से D में कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, बिकॉज चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये स्पेशल केस है, स्पेशल ब्रिज बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज, और ये बैलेंस ब्रिज है, उस केस में D और C ये जो टर्मिनल है ये इनका पोटेंशियल सेम होगा, तो इस वजह से इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। यदि कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इसका इस बीच वाले वायर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, यदि बीच वाले वायर में कोई चार्ज फ्लो नहीं है, उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये वायर को अगर मैं यहाँ से काट दूं, ठीक है, और काट के ये पूरे को अलग कर दूं, तो भी इस सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो कोई चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा था। जो भी चार्ज है इससे इसमें जा रहा था, इससे इसमें जा रहा था, तो वो सर्किट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब बीच वाला जो था वायर वो रिडंडेंट था, उसका कोई यूज़ नहीं था। तो यही खासियत होती है व्हीट स्टोन ब्रिज की। यदि व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है और वो बैलेंस कंडीशन में है तो आप बीच वाले वायर को हटा सकते हैं। तो ये हमने कर दिया, बीच वाले वायर को हटा दिया। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस टर्मिनल A एंड F निकालना है, तो ये बहुत ही आसान है। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर वाला C4 C5 सीरीज में हो गया, नीचे वाला भी C1 और C2 सीरीज में हो गया। तो ये क्या है, 10 और 10 यदि सीरीज में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट हो जाता है 5। ध्यान रखना कैपेसिटर के केस में यदि दो इक्वल कैपेसिटेंस हैं दोनों के और सीरीज में, जैसे 10 है तो उसका हाफ हो जाता है इनका इक्विवेलेंट। यदि ये मान लो 8 और 8 होता तो इनका इक्विवेलेंट हो जाता 4। तो सीरीज के केस में हाफ हो जाता है अगर इक्वल है दोनों कैपेसिटर, तो ये 10 और 10 मिलके हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से आप वायर हटा के एक केवल कैपेसिटर आप यहाँ लगा देंगे इनके बीच, और जिसकी वैल्यू होगी 5 माइक्रोफैराड। और यही चीज इस केस में भी होगा, ये भी C1 C2 10 है, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो इसको मिटा के यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ 5 माइक्रोफैराड। अब ये 5 और ये 5 पैरेलल दिख रहा है आपको, पैरेलल के केस में सिंपली आपको जोड़ देना है, तो जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 + 5 यानी 10 माइक्रोफैराड।